हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोजेनेसिस एंड सेल एडहेशन। देखिए, मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी, शेप, स्ट्रक्चर, इससे हम रिलेट कर सकते हैं। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होता है। तो मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है ना कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। देखिए, जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। ठीक, जाइगोट से अलग अलग सेल स्टेजेस आती हैं। ब्लास्टुला, मोरुला होता है, ब्लास्टुला होता है, फिर गैस्ट्रोडेशन होता है, फिर जर्म सेल्स, जो जर्म सेल्स लेयर होती हैं उनका फॉर्मेशन होता है, मतलब एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म बनती है। तो ये जब इनके बारे में जानने के लिए, जब साइंटिस्ट जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में जानना शुरू किया कि ये सारी चीज़ें कैसे बन रही हैं, कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, इसको पता करने के लिए जब उन्होंने शुरू में रिसर्च करना शुरू किया तो वो मॉर्फोजेनेसिस के बारे में जानने के लिए, कोई भी पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक, तो मान लीजिए ह्यूमन ही बन रहा है, कोई ह्यूमन पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ह्यूमन बन रहा है, तो सब चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है। आँखें हैं, हाथ है, पैर है। आँखें हैं तो आँखें फेस पे है, सामने है, वो हाथ पैर पे नहीं लगा है। तो मतलब कुछ चीज़ है, सब कुछ है कि जो ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। इसको समझने की, जैसे आपको कहा जाए कि आप ट्री बनाइए, पेड़ डायग्राम, ठीक, उसका तो आपको पता है कि कोई प्लांट बनाना है, ट्री बनाना है, तो प्लांट में स्टेम है, रूट है, लीव्स बनेंगी, फ्लावर बनेंगी, ठीक। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, रूट्स नीचे बनाने की जगह आप पत्ती पे रूट्स बना देते हैं। ऐसे है ये लीफ और यहाँ पे रूट बना देते हैं, तो और ऐसे बना हुआ है, तो ये इसका कुछ मतलब नहीं है। तो मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है ना, जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनका एक ऑर्डरली, एक सीक्वेंस में जब फॉर्मेशन होता है, सीक्वेंस में सब अरेंज की जाती हैं, इसी कंस्ट्रक्शन को कहा जाता है मॉर्फोजेनेसिस। यहाँ पे मतलब एक डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे कि इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एनिमल बॉडी। ऑर्गेनाइज्ड एनिमल बॉडी या फिर कोई भी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दौरान जब कोई भी स्ट्रक्चर एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ताकि आगे चलकर उससे एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बन सके, तो उसको कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे। ये क्वेश्चंस हमारे नहीं हैं। जब साइंटिस्ट ने शुरू किया था रिसर्च करना इस पे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, कि पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे एक सीक्वेंस में हो रहे हैं, ठीक। तो कुछ क्वेश्चंस थे, मेजर क्वेश्चंस थे उनके सामने कि क्या क्या बातें हैं। तो पहला ये क्वेश्चन था ना कि हाउ आर टिश्यूज फॉर्म फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ सेल्स। वो जो गैस्ट्रुला था, ठीक, या ब्लास्टुला था, तो एक पूरा का पूरा सेल है उसमें, तो सेल से टिश्यू कैसे बनी, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था। टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक मिलकर एक यूनिट में एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक। तो सेल्स हैं, कई सारे सेल्स हैं, उसमें टिश्यू बनी कैसे, टिश्यूज के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी मौजूद होता है, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन था उनके माइंड में, क्योंकि टिश्यू सेल्स था, सेल से टिश्यूज बनती है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ एन ऑर्गन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टिश्यूज, ठीक, टिश्यू से ऑर्गन कैसे बना, ठीक, ये क्वेश्चन था। फिर तीसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ डू ऑर्गन फॉर्म इन पर्टिकुलर लोकेशंस एंड हाउ डू माइग्रेटिंग सेल्स रीच दियर डेस्टिनेशन। तीसरा क्वेश्चन ये था कि चलिए, क्योंकि आज हम जानते हैं ना कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीन जर्म लेयर्स बनेंगी और उसी से सारे ऑर्गन्स के हैं चीज़ें बनेंगी उससे। तो ये दिमाग में था कि अच्छा, मान लीजिए पहले ये तीनों सेल्स लेयर बन गई, तो इनसे जो ऑर्गन्स बन रहे हैं वो बनेंगे, मान लीजिए कोई ऑर्गन एक जगह बन रहा है तो माइग्रेट होकर दूसरी जगह कैसे जा रहा है। जैसे बस तीन जर्म लेयर्स की से पूरा, अभी हम बात करें तो इतना बड़ा इंडिविजुअल बन गया है, तो कैसे ये सब ऑर्गन्स माइग्रेट हुए हैं, ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ डू ऑर्गन्स एंड दियर सेल्स ग्रो। ऑर्गन्स और जो सेल्स है वो ग्रो कैसे करते थे, फिर उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट को रिलेटेड कैसे है एक दूसरे से, ये क्वेश्चन था। और नेक्स्ट था कि हाउ डू ऑर्गन्स अचीव पोलैरिटी, कोई ऑर्गन पोलैरिटी कैसे अचीव करता है। पोलैरिटी अचीव करने का मतलब, इसका बेस्ट एग्जाम्पल उंगलियां हैं, हमारी हाथ पैर की उंगलियां हैं। तो जैसे हाथ की उंगली है हमारी, तो एकदम लास्ट में है, ठीक। तो ये लास्ट में ना होगा, मान लीजिए यहाँ पे कलाई पे या फिर
यहाँ पे उसके ऊपर लग जाए तो कैसा लगेगा। तो पोलैरिटी मतलब एक एंड पे उँगलियाँ हैं हमारी, तो ये कैसे हुआ है, यही सब समझने के लिए ना पूरा ये मॉर्फोजेनेसिस के अंदर यही सब समझते हैं, ठीक। तो मॉर्फोजेनेसिस क्या है, एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में जब स्ट्रक्चर्स अरेंज हो जाए उनको मॉर्फोजेनेसिस कह रहे हैं। तो आज हम ना हमें आज इस वीडियो में तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में मिलेगा। इसमें हम ये वाली बात कर सकते हैं कि हाँ टिश्यूज़ कैसे बनती हैं, ठीक। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें हमें जो है आई का डेवलपमेंट और लिम्स का डेवलपमेंट ये सब देखना है, तो उसमें हमें इन सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इस वीडियो में हमें ये मिलेगा, ठीक। तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि मॉर्फोजेनेसिस होने के लिए, ठीक, मतलब एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में सेल्स का जुड़ने के लिए या एक साथ जुड़ के काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे पहला फैक्टर हम देखेंगे डिफरेंशियल सेल अफिनिटी, ठीक। उसके बाद देखेंगे थर्मोडायनेमिक मॉडल ऑफ सेल इंटरेक्शन। उसके बाद कैडहेरेंस। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो क्या करेंगी, सेल्स को आपस में जोड़ेंगी, उनसे सेल फंक्शन परफॉर्म करेंगी, क्योंकि मॉर्फोजेनेसिस होगा, ठीक। तो मॉर्फोजेनेसिस सिंपल अगर आप समझना चाहिए तो बस ये कहें कि मॉर्फोजेनेसिस क्या है। मॉर्फोजेनेसिस एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में अरेंज होना, ठीक। ये होगा किन किन फैक्टर्स की वजह से, तो उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल सेल एफिनिटी पढ़ेंगे, ठीक। और जो भी टॉपिक है अभी हमने बोला, ठीक। तो अभी सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशियल सेल एफिनिटी। उससे पहले यहाँ पे देखिए ये चीज़ यहाँ पे है कि मॉर्फोजेनेसिस क्या है, इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एनिमल बॉडीज, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा। नेक्स्ट की फॉर मल्टीसेलुलरिटी टू ऑकर सेल्स मस्ट बी हेल्ड टुगेदर, दिस इज डन बाय सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। अब बात है कि जाइगोट है वो यूनिसेलुलर है, क्योंकि एक सेल ही है, अब उससे इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बनना है। तो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलरिटी होने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि पहले में तो बहुत सारे सेल्स चाहिए, और वो सेल्स आपस में जुड़ने चाहिए, हेल्ड टुगेदर, ठीक। वो आपस में जुड़े रहने चाहिए। तो ये होता कैसे है, ये होता है सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जो हम यहाँ पे स्पेशली कैडहेरेंस की बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिफरेंट सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंशियल एफिनिटी। जो डिफरेंट सेल्स, देखिए बॉडी में हमारे सेल्स हैं वो भी अलग कई तरह के सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ भी कितनी तरह की होती हैं। तो वो क्या करते हैं ना, डिफरेंशियल अफिनिटी शो करते हैं। अफिनिटी मतलब हम क्या समझ सकते हैं, जो क्लोजनेस है किसी एक चीज़ के लिए, जो एफिनिटाइज्ड है, एंजाइम में सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी रखता है, तो वो एफिनिटी है। तो हर सेल का ना अपना अपना एफिनिटी होता है। वो क्या होता है, मोर क्लोज टू सिमिलर काइंड एज कम्पेयर टू डिसिमिलर काइंड। तो जो सेल अपनी जैसे सेल्स हैं उनके लिए ज़्यादा एफिनिटी रखता है, और जो डिफरेंट सेल्स हैं वो कम एफिनिटी रखते हैं। अभी इसकी बात डिटेल में करेंगे, बिकॉज दे हैव डिफरेंट एडिशन मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि उनके पास डिफरेंट एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट है कि दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज, thus that is epidermal tissues are separated from neural tissues because epidermal tissues have e cadherins while neural tissues have n cadherins। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि हम बात करें कि हर मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स उनके पास डिफरेंट तरह तरह के वो होते हैं, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि सेल की सरफेस पे कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, ठीक, जो सेल को एक दूसरे से जुड़े रहने में, कांटेक्ट में रहने में मदद करती हैं। तो यही एग्जांपल दिए कि ये सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स दो सेल्स के बीच में एक क्या करती हैं, बाउंड्री क्रिएट करती हैं। कैसे, ऐसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कोई एपिडर्मल टिश्यू है या सेल है, तो उसके ऊपर ई कैडरिन्स होता है। वहीं कोई न्यूरल टिश्यू है या सेल है, उसके ऊपर एन कैडरिन होता है। तो इस तरह से दो सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, अभी हम डिटेल में बात करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की, डिफरेंशियल सेल एफिनिटी की। उसमें हम पढ़ेंगे सिलेक्टिव एफिनिटी के बारे में। डिफरेंशियल सेल एफिनिटी मतलब हर सेल की अपनी अपनी एफिनिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट एफिनिटी होती है। तो इसको समझने के लिए ना एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। दो साइंटिस्ट थे, टाउनिस एंड हॉल्ट फ्रेटर। इन्होंने क्या किया, फ्रॉग का, एम्फीबियन का वो लिया सेल। ये मान लीजिए फ्रॉग का एम्ब्रियो है, और ये किसी दूसरे फ्रॉग का, ये उसी फ्रॉग का एम्ब्रियो है, ठीक। उन्होंने क्या किया कि जो फ्रॉग के एम्ब्रियो है ना, तो ये बहुत पहले की बात है, आई थिंक 90s। तो उसमें क्या हुआ था कि
इन्होंने क्या किया, फ्रॉग का एम्ब्रियो लिया, उसमें से कुछ टिश्यू निकाले, यहाँ पे टिश्यू निकालिए, इसको कट किया और इसको कट किया, और यहाँ से निकालने के ना इसमें से इन्होंने निकाला एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू निकाला, और एक एम्ब्रियो से क्या निकाला इन्होंने, मान लीजिए थोड़ा सा काट के यहाँ से क्या निकाला, न्यूरल प्लेट। प्रीजम्पटिव है ये सब, मतलब ये आगे चल के क्या बनाएंगे, ये एपिडर्मल टिश्यू मतलब एपिडर्मिस बनाएगा, एक्टोडर्म बनाएगा, ये न्यूरल प्लेट मतलब ये आगे चलकर नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चर्स है उनको बनाने में मदद करेगा, ये बेस है न्यूरल प्लेट नर्वस सिस्टम का। तो क्या हुआ ना कि अब ये टिश्यूज़ है, अब इनको सेल के फॉर्म में करना है, टिश्यू है मान लीजिए तो ऐसे होगा, ऐसे कई सारे ऐसे सेल्स होंगे आपस में, तो इनको सेल के फॉर्म में करना है ना, तो क्या किया इन्होंने, इस टिश्यू को लिया और बफर सोल्यूशन में, बफर अल्कलाइन सॉल्यूशन में सॉरी डाल दिया, ठीक, अल्कलाइन सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक, ये मान लीजिए अल्कलाइन सॉल्यूशन है, तो इसमें इन्होंने डाला ये एपिडर्मिस वाला टिश्यू, और इसमें इन्होंने डाला ये न्यूरल प्लेट वाला टिश्यू, तो ये क्या होगा, ये डिसोसिएट हो गए, डिसोसिएट हो गए मतलब अब हमें इस फॉर्म में मिल गए, ऐसे ये मिल गया ब्लू वाला एपिडर्मिल, और रेड वाला हमारा क्या है, न्यूरल प्लेट सेल। क्या हुआ, अब तक हमने देखा कि दो साइंटिस्ट थे, ठीक, उन्होंने क्या किया कि साथ मिलकर ही काम कर रहे थे, टॉनिस और हॉल्टफ्रेटर, उन्होंने क्या किया, फ्रॉग का एम्ब्रियो लिया, एक एम्ब्रियो से उन्होंने क्या किया, प्रीजम्पटिव एपिडर्मल सेल लिया, टिश्यू लिया, मतलब क्योंकि अब एक सेल तो कटेगा नहीं ना, हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, टिश्यू नहीं लिया एक साथ, तो उसको लिया, और एक में न्यूरल प्लेट सेल लिया। अब क्या किया, क्योंकि उसको टिश्यू के सेल के फॉर्म में करना था, तो उन्होंने अल्कलाइन सॉल्यूशन में डाला उसको, जिसकी वजह से वो जो सेल्स थे वो डिसोसिएट हुए, ठीक, मतलब हमें ऐसा मिल गया सेल्स, ठीक। अब क्या किया इन्होंने, तो तो फिर क्या हुआ कि फिर इन लोगों ने क्या किया ना, इन दोनों सेल को, इसको भी न्यूरल प्लेट सेल को और इसको भी एक साथ छोड़ दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे ब्लू वाला और ये रेड वाला, तो जब ऐसे रख दिया ना ये, मतलब तो ये क्या हुआ, कुछ देर बाद इन्होंने देखा कि ये स्पॉन्टेनियसली एग्रीगेट कर गए, मतलब जैसे समझिए कि आपने रेड बॉल लिया, ब्लू बॉल लिया, ऐसे फेंक दिया ऐसे ज़मीन पे, तो एक जगह है लेकिन ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ ना, ऐसे ही सेल्स ये थे, कुछ देर बाद क्या हुआ कि ये ऐसे एक स्फेरिकल बॉल की तरह अरेंज हो गए, ठीक, इसमें कुछ ब्लू वाले, कुछ ऐसे ऐसे स्फेरिकल बॉल की तरह अरेंज हो गए। फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने देखा कि ये पूरा ब्लू वाला है, समझिए ब्लू वाला है, अभी हम ड्रॉ करें और आगे ऐसे कुछ देर बाद ये हुआ, देखने को मिला कि ये पूरा जो ब्लू वाला जो था एपिडर्मल सेल वाला, वो ऊपर दिखने लगा था, जब इसका क्रॉस सेक्शन लिया गया, मतलब ऐसे काट दिया, मान लीजिए समझिए कि ऐसे बीच में काट दिया, लॉन्गिट्यूडनल काट दिया, तो क्या कौन सा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला कि इसके भीतर ना ये ऐसे देखने को मिला कि इस ब्लू वाले के भीतर, ब्लू वाले ने इस रेड वाले को पूरा कवर करके रखा है, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के ऊपर जिस उसकी शेप का मान लीजिए आपने प्लास्टिक चढ़ा दिया, तो ऐसा मतलब प्लास्टिक आउटर कवरिंग हो गई, उसके नीचे जो फुटबॉल है वो इनर कवरिंग है। तो ये क्या, इनसे इन्होंने देखा कि ये जो एक्टोडर्मल जो एपिडर्मिस वाला जो सेल था उसने आउटर एक कवरिंग बना ली, और ये जो न्यूरल प्लेट सेल थी ये नीचे चली गई, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, कि अब होगा ना कि ये जो दो तरह के सेल्स लिए थे, तो ये क्यों, एक पहली बात तो हमने जब रैंडमली छोड़ा उन लोगों को, दोनों सेल्स को यहाँ पे छोड़ा ना रैंडमली, तो ये तो आपस में पहले क्या हुई, इकट्ठा हुई, एग्रीगेट हुई, फिर उन्होंने खुद को रीअरेंज किया, यहाँ पे रीअरेंज किया, और रीअरेंज कैसे किया कि जो एपिडर्मिस वाली जो सेल है वो आउटर कवरिंग बना ली उसने, और जो न्यूरल प्लेट सेल है उसने क्या किया उसके भीतर थी, ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया ना, तो इन्होंने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया कि अब उन्होंने कई सारे सेल्स लिए, ठीक, जैसे जैसे अब उन्होंने क्या लिया ना कि एपिडर्मिस, अरे एपिडर्मिस सेल ली, और फिर साथ में मेसोडर्मल सेल ली, फिर क्या लिया उन्होंने, फिर मेसोडर्मल सेल लिया, और वो लिया कौन सा, एंडोडर्मल,
ऐसे ही फिर इन्होंने तीनों सेल को लिया, एपिडर्मिस भी लिया, मेसोडर्मल भी लिया और एंडोडर्मल। तो क्या इन्होंने देखा, जब एपिडर्मिस और मेसोडर्मिस लिया ना तो एपिडर्मिस ऊपर चली गई, ठीक है, ऐसे एपिडर्मिस ऐसे ऊपर लेयर बना ली और इनके नीचे ये मेसोडर्मल आ गई। जब इन्होंने मेसोडर्मल और एंडोडर्मल लिया तो ये जो मेसोडर्मल है ये ऊपर लेयर बना ली, आउटर कवरिंग बना रही थी, और एंडोडर्मिस इनर कवरिंग बना रही थी। जब इन्होंने एपिडर्मिस, मेसोडर्मल और एंडोडर्मिस को लिया तो क्या हुआ, ये एपिडर्मिस थी, ये क्या थी, ये मेसोडर्मिस और ये इनरडर्मिस। क्योंकि आज हम जानते हैं ना कि ये तीनों लेयर पहले एक्टोडर्म बनती है, फिर मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म। एक्टोडर्म मतलब सबसे आउटर वाली, मेसोडर्म बीच में रहती है और एंडोडर्म सबसे इनर जो होती है लेयर, उसको कहते हैं। तो ये हर बार ऐसे ही अरेंज हो जा रही थी, इन्होंने कई सारे सेल्स लिए, ठीक। तो इन सारे सेल्स का जो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया तो इसका रिजल्ट क्या निकाला इन लोगों ने, क्या कंक्लूजन दिया, तो कंक्लूजन सुनिएगा। कंक्लूजन ये दिया कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे एक अरेंज में, एक सीक्वेंस में चीज़ें अरेंज होती हैं। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें अरेंज हो रही है नेक्स्ट सीक्वेंस में, हमेशा एक्टोडर्म के बाद मेसोडर्म आ रही है, फिर एंडोडर्म आ रही है। अगर हम मेसोडर्म या एंडोडर्म को ले रहे हैं तो मेसोडर्म ऊपर आएगी अब और एंडोडर्म नीचे आएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका इन्होंने जवाब दिया। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला, तीन बातें बोली इन लोगों ने। पहली तो ये बोली कि सेल्स जो आपस में आप अगर उन्हें छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही, तो वो क्या करती हैं, रैंडमली मिक्स नहीं होती हैं, वो क्या करती हैं, सॉर्ट आउट करती हैं, मतलब पहले अलग अलग होती हैं फिर एक रीअरेंजमेंट बना लेती हैं। जैसे यहाँ पे पहले तो उन्होंने खुद को एग्रीगेट किया फिर रीअरेंज कर दिया, ठीक। दूसरी बात ये कहा उन्होंने कि हर सेल के पास क्या होती है ना, अफिनिटी होती है सेल के लिए, तभी वो उससे बाइंड करता है। मतलब एक्टोडर्म, ध्यान से सुनिएगा, एक्टोडर्म के पास पॉजिटिव अफिनिटी है मेसोडर्म के लिए, इसीलिए वो मेसोडर्म से बाइंड कर रहा है हमेशा। और एंडोडर्म के पास किसके लिए अफिनिटी है, मेसोडर्म के लिए। जैसे समझिएगा, यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये मान लीजिए एक्टोडर्म की लेयर है, ठीक। ये ऊपर वाली क्या होगी, ये ऊपर वाली आउटर कवरिंग होगी, ये नीचे वाली इनर। तो ये जो एक्टोडर्म की एक्टोडर्म की इनर लेयर है ना, इसके पास पॉजिटिव अफिनिटी है किसके लिए, मेसोडर्म के लिए, तभी ये हमेशा इसके साथ बॉन्ड कर रही है, ठीक। उसके बाद ये जो मेसोडर्म है ना, मेसोडर्म की पॉजिटिव अफिनिटी है किसके लिए, सॉरी एंडोडर्म है ना, किसकी लिए अफिनिटी है, पॉजिटिव अफिनिटी मेसोडर्म के लिए। और ये जो मेसोडर्म है बीच वाली लेयर, अब बताइए दोनों से ये बाइंड कर रही है, मतलब इसके पास दोनों के लिए पॉजिटिव अफिनिटी है, दोनों के लिए पॉजिटिव अफिनिटी, एक्टोडर्म के लिए भी और एंडोडर्म के लिए। तो इन्होंने इस चीज़ को कहा सेलेक्टिव अफिनिटी। ये सेल सेलेक्ट कर रही है, एक्टोडर्म की सेल सेलेक्ट कर रही है किसको, मेसोडर्म की सेल को। क्यों, क्योंकि उसके साथ उसकी पॉजिटिव अफिनिटी, उसके साथ वो बढ़िया से बाइंड कर जा रही है, तभी ये। तो एक ये रीज़न इन्होंने ये दिया कि सेल ऐसे बाइंड करती हैं एक दूसरे के साथ, क्यों, क्योंकि वो एफिनिटी शो करते हैं एक दूसरे से, तो बाइंड कर लिए। तो अब बताइए, ऐसे सोचिए ये सेल्स आपस में ऐसे एफिनिटी शो करते करते क्या कर लेती हैं, बाइंड करती हैं, फिर एकजुट हो जाती हैं, फिर टिश्यू का निर्माण कर देती है, ठीक। फिर नेक्स्ट चीज़, तीसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि ये जो एफिनिटी है ना, ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और मॉर्फोजेनेसिस होने के लिए ना डिफरेंट सेल एफिनिटी होनी चाहिए, अलग अलग सेल की एफिनिटी होनी चाहिए। मतलब अगर ये मान लीजिए कोई ये ब्लैक कलर का सेल है, अगर ये हमेशा सिर्फ रेड कलर वाले से ही बाइंड करेगा, सिर्फ रेड कलर के लिए अफिनिटी रखेगा, तब तो सिर्फ एक तरह की ही सेल और एक तरफ की ही टिश्यू बन पाएंगी पूरी बॉडी में। और ऐसा तो है नहीं, इतनी सारी स्ट्रक्चर है, हाथ है, पैर है, सबका फंक्शन अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है, तो उसके लिए अलग अलग हमें अफिनिटी शो करनी पड़ेगी सेल को, ठीक। तो इसीलिए यही तीनों पॉइंट गई। अब यही जो एक्सपेरिमेंट था, इसी को लिखा है वर्ड्स में, तो इसको देख लीजिए। ये डायग्राम आप देख लीजिए गूगल से, टाउनसन हॉल पेटर एक्सपेरिमेंट का। तो वहाँ पे ऐसे बनाया गया है कि ये प्रिजम्पटिव एपिडर्मस सेल है, इनका डिसोसिएशन किया गया, फिर वो उन लोगों ने क्या किया, स्पॉन्टेनियस अरेंजमेंट किया, फिर रीअरेंज कर दी, यही चीज़ लिखा है। तो जैसे हमने बताया वहीं देखिए यहाँ पे टाउन्स, ये टाउन्स होगा, हाउंस नहीं,
हॉल्टफ्लिटर इन 1955 परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने 1955 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। देखिए उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, हमने यहाँ पे दो की बात की, दो की मतलब एक ये और फिर कई सारे जर्म्स लेयर्स लेकर उन्होंने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, ठीक। द रिजल्ट्स ऑफ दियर एक्सपेरिमेंट वॉज स्ट्राइकिंग। अब उनके रिजल्ट्स की बात करें, उनकी रिजल्ट क्या था एक्सपेरिमेंट के, जो ये दो एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किए उसका रिजल्ट क्या था। तो first they found that reaggregated cells become specially segregated। पहले उन्होंने क्या पाया, जैसे ही उन्होंने दोनों सेल्स को ये किया था, इन दोनों सेल्स को जैसे अलग किया तो ये क्या हो गई, पहले तो आगे रीएग्रीगेट कर गई, ये सब सेग्रीगेट, पहले स्पेशली रीएग्रीगेट करने का मतलब होता है एक पोजीशन पे अपने आप को सेपरेट कर लेना। जो ब्लू वाली थी वो ऊपर अलग सेपरेट हो गई, जो रेड वाली थी वो बीच में या अंदर सेपरेट हो गई, ठीक। This is instead of two cell type, that is instead of two cell types remaining mix, each cell type sort out in an origin। मतलब यहाँ पे दोनों जो सेल टाइप है अलग अलग रीजन में सेपरेट हो गई, सॉर्टेड आउट हो गई। सॉर्टेड मतलब सॉर्ट मतलब यहाँ पे हम किसको समझेंगे, सेपरेट होने को। Thus, when ectodermal and mesodermal cells are brought together to form a mixed aggregate, the epidermal cell moves periphery of the aggregate and mesoderm move to inside। वही लिखी गई है कि जब एक्टोडर्मल और मेसोडर्मल सेल को अब मिलाया गया, आपस में मिक्स किया गया, तो एक्टोडर्मल सेल थी वो पेरिफेरी पे चली गई, एज पे मतलब आउटर कवरिंग बना ली, और जो ये थी कहाँ गई, मेसोडर्मल सेल थी वो इनसाइड में आ गई, बीच में आ गई। In no case do the recombined cells remain randomly mixed, and in most cases one tissue type completely envelop the other। ये बात देखिए कि ऐसा कोई हमेशा यही केस होता है कि अगर दो तरह की सेल्स हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो रैंडमली मिक्स है, ऐसे ही पड़ी हुई है, नहीं, उसमें से कोई एक सेल जरूर ही एक को कवर करेगी, एनवलप करेगी। अगर हम एक्टोडर्म मेसोडर्म को लेते हैं तो एक्टोडर्म कवर करेगी, अगर हम एंडोडर्म मेसोडर्म को लेते हैं तो मेसोडर्म कवर करेगी, ठीक। सेकेंड, दूसरा उनका क्या रिजल्ट था कि द रिसर्चर्स फाउंड दैट द फाइनल पोजीशन ऑफ द रीएग्रीगेटेड सेल रिफ्लेक्ट देयर एम्ब्रियोनिक पोजीशन। ये जो फाइनल स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनकी एम्ब्रियोनिक पोजीशन को भी क्या करती है, डिनोट करती है। मतलब एक्टोडर्म पहले लेयर होती है, फिर मेसोडर्म होती है बीच में, फिर एंडोडर्म सबसे इनर लेयर होती है। The mesoderm migrates centrally with respect to the epidermis, adhering to the inner epidermal surface। जो mesoderm होती है, अगर हम epidermis के साथ उसको जोड़ते हैं तो वो mesoderm सेंटर में आ जाती है, बीच में आती है, और ectoderm उसको कवर कर लेती है। The mesoderm also migrates centrally with respect to the gut or endoderm। Next है कि however when the three germ layers are mixed together, the endoderm separates from ectoderm and mesoderm and is enveloped by them। और अगर जब हम तीनों layers को लेते हैं, ectoderm, mesoderm, endoderm तीनों को लेते हैं, तो क्या कर जाती है, endoderm सबसे अलग हो जाती है, मतलब एकदम सेंटर पे आ जाएगी। फिर उससे पहले mesoderm आएगी, उसको कवर किए, दोनों को कवर किए कौन रहेगा, ectoderm। नेक्स्ट है कि in its final configuration, मतलब जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी, द एक्टोडर्म इज ऑन पेरीफेरी, एक्टोडर्म सबसे ऊपर ही होगा, एज पे होगा, मतलब कवरिंग बनाएगा। द एंडोडर्म इज इंटरनल, एंडोडर्म इंटरनल रहेगा, और मेसोडर्म लाइज इन बिटवीन देम, और मेसोडर्म क्या होगा, उन दोनों के बीच में रहेगा। हॉल्टफ्लिटर इंटरप्रेटेड दिस फाइंडिंग इन द टर्म्स ऑफ सेलेक्टिव एफिनिटी। हॉल्टफ्लिटर ने इसको, यही जो चीज़ है कि एक्टोडर्म के बाद मेसोडर्म, मेसोडर्म के बाद एंडोडर्म, ये जो स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, तो इनको किसकी टर्म में बताया था, सेलेक्टिव एफिनिटी की टर्म में बताया। और वो जो उसका सेलेक्टिव एफिनिटी का जो पॉइंट है वो क्या है कि द इनर सरफेस ऑफ एक्टोडर्म, जो एक्टोडर्म की इनर सरफेस है, has a positive affinity for mesodermal cells। mesodermal cells के लिए उसके पास positive affinity है, and a negative affinity for endodermal cells। endodermal cell के साथ उसकी negative affinity है, इसीलिए वो mesodermal cell के साथ bind कर रहा है, endodermal cells के साथ नहीं bind कर रहा है। while the mesoderm has positive affinities for both ectodermal and endoderm। ठीक है, जो हमने बात की अभी वही था। तीसरा जो रिजल्ट क्या था उनका कि द थर्ड कंक्लूजन ऑफ हॉल्टफ्लिटर एंड कलीग्स वर दैट द सेलेक्टिव एफिनिटी चेंज ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तीसरा उनका ये रिजल्ट था, कंक्लूजन था, ये जो सेलेक्टिव एफिनिटी है ना, जिस सेल की जिसके साथ पॉजिटिव एफिनिटी है उसके साथ बाइंड करेगा, ये डेवलपमेंट पीरियड के दौरान चेंज होती रहती है। क्यों होती है, क्योंकि हमने बताया अगर एक तरह की हमेशा एफिनिटी रहेगी तो अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगे।
This should be expected because embryonic cells do not retain a single stable relationship other cell type। वही बात है कि एक सिंगल स्टेबल रिलेशनशिप अगर रहेगी एक ही सेल के साथ तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाएंगे। For development to occur, cell must interact differently with other cell population at specific time। डेवलपमेंट होने के लिए, मॉर्फोजेनेसिस होने के लिए सेल्स को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी अलग अलग तरह के टिश्यूज बनेंगी, फिर ऑर्गन्स बनेगा। Such changes in cell affinity are extremely important in the process of morphogenesis। सेल affinity में इस तरह के चेंजेस होने की वजह से ही मॉर्फोजेनेसिस जो है बढ़िया से हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमने देखा पहला जो था कि मॉर्फोजेनेसिस एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में जो चीज़ों का अरेंजमेंट है, सेल्स का अरेंजमेंट है। ताकि अभी हम बात करें कि अगर एग्जाम्पल के लिए टिश्यू बन रही है तो कैसे होता है। तो पहली बात हमने पढ़ा टाउन्सर होल्ट फ्रेटर के एक्सपेरिमेंट के द्वारा, किसकी, सेलेक्टिव एफिनिटी की, या फिर डिफरेंशियल सेल एफिनिटी की बात हमने की। ठीक है, अब हम दूसरी बात करेंगे ना इसकी, डिफरेंशियल एडहेशन हाइपोथेसिस। ये क्या कहता है डिफरेंशियल एडहेशन हाइपोथेसिस? प्रपोज बाय मैल्कम स्टेनबर्ग। पहली बात तो इसको दिया किसने था, मैल्कम स्टेनबर्ग ने दिया था 1964 में। ये क्या करता है ना, जो डिफरेंशियल एडहेशन हाइपोथेसिस, सॉरी, ये थोड़ा फिजिक्स इन्वॉल्व करता है इसमें, सरफेस टेंशन और थर्मोडायनेमिक को लेकर चलता है। क्या कहता है ना डिफरेंशियल एडहेशन हाइपोथेसिस, पहली बात तो ये चीज़ हम जान चुके हैं कि सेल्स डू नॉट सॉर्ट रैंडमली बट कैन एक्टिवली मूव टू क्रिएट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स अगर आप ऐसे ही दो सेल्स को छोड़ दे रहे हैं मिक्स करने के लिए तो वो रैंडमली किसी भी तरह से नहीं जुड़ती है, वो एक ऑर्डर में जुड़ती है। ठीक, पहले जैसे एक्टोडर्म का एग्जांपल है मेसोडर्म का, तो एक्टोडर्म ऊपर और मेसोडर्म नीचे। ठीक, बात करते हैं डिफरेंशियल एडहेशन हाइपोथेसिस की। ये क्या कहता है ना कि जिस सेल का सरफेस वो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा वो सेल क्या करेगी, यहाँ पे लिखा गया है कि सरफेस टेंशन जिस सेल का जितना ज़्यादा होगा वो सेंटर में आ जाएगी और जिसका लो सरफेस टेंशन होगा वो आउटसाइड चला जाएगा। ये क्या यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा है, भी हम और बात कर रहे हैं कि डिफरेंशियल एडहेशन हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट सेल शोज मोर अफिनिटी और क्लोजनेस टू अदर सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप बट नॉट दैन दोज ऑफ अ डिफरेंट टाइप। डिफरेंशियल एडहेशन हाइपोथेसिस क्या कहता है ना कि सेल्स उसके साथ ज़्यादा एफिनिटी शो करती हैं या क्लोजनेस शो करती हैं सिमिलर टाइप की दूसरे सेल्स की तरफ। मतलब डिफरेंट टाइप का सेल नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, बट नॉट दैट ऑफ ए डिफरेंट टाइप। मतलब पूरा अगर दूसरा ही सेल ला के आप जोड़ दे रहे हैं तो नहीं जुड़ेगा। आप ला के एपिडर्मिस का सेल और न्यूरॉन का सेल जोड़ दे रहे हैं तो वो नहीं जुड़ेगा। एपिडर्मिस का ही सेल है, एपिडर्मिस के साथ ही जुड़ेगा। ये होता कैसा है ना, जैसे देखिए हम बात करते हैं कि सेल की जो सरफेस होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि लिपिड बाइलेयर होता है। ठीक, लिपिड बाइलेयर होता है लेकिन उसमें क्या होता है ना कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एडहेशन मतलब होता है एडहर करना, चिपकना। तो जिसे अभी कैडहेरिन्स, अभी हम पढ़ेंगे कैडहेरिन्स के बारे में। तो ये क्या करता है ना, ये जो डिफरेंशियल एडहेशन हाइपोथेसिस है ये कहता है ना कि जिसके सरफेस पे जितना एडहेशन मॉलिक्यूल होगा वो उतनी स्ट्रांगली बाइंड करेगा, जिसके सरफेस पे जितना कम एडहेशन मॉलिक्यूल होगा उतनी कम बाइंड करेगा। दूसरी बात ये थर्मोडायनेमिक को लेकर चलता है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहते हैं ना कि सेल ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें वो सबसे ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। तो ये कहता है कि सेल वैसा स्ट्रक्चर बनाएगा ना, उसके साथ कंबाइन करेगा, जिस स्ट्रक्चर में रहना पसंद करेगा उस स्ट्रक्चर में जिसमें वो सबसे ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि थर्मोडायनेमिक मॉडल ऑफ सेल इंटरेक्शन, ये दोनों एक ही चीज़ है, डिफरेंशियल एडहेशन हाइपोथेसिस या थर्मोडायनेमिक स्टेनबर्ग के द्वारा ही दिया गया है। ये क्या कहता है कि द सेल्स रीअरेंज देमसेल्फ इनटू द मोस्ट थर्मोडायनेमिक स्टेबल पैटर्न, खुद को उस स्ट्रक्चर में मेंटेन करके रखते हैं जिसमें वो सबसे ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होने का क्या मतलब, व्हेन अ सिस्टम इज इन इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट, जब कोई सिस्टम अपने सबसे कम एनर्जी स्टेट में है या फिर अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो इक्विलिब्रियम में है, तो अभी वो थर्मोडायनेमिक स्टेबल होता है और सेल अपने आप को इसी पोजीशन में रहने की कोशिश करता है।
यहाँ पे एक चीज़ दिया गई है कि मान लीजिए आपके पास 2 सेल टाइप है, कहाँ लिखे यहीं पे लिख देते हैं। 2 तरह के सेल हैं, ए है और ये बी है। आपने क्या किया है कि इन दोनों सेल को, ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों आपस में ये दोनों सेल जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, क्या होगा क्या होगा? तो इनके लिए 3 केसेस हैं। मान लीजिए अगर ए ए मतलब ये सब ए के है, ठीक, ए के सेल्स हैं। अगर ए क्या करता है, इसकी स्ट्रॉन्गर एफिनिटी है, मतलब इसकी सेल सरफेस पे हम कह सकते हैं ज़्यादा एडहेशन मॉलिक्यूल से ये दोनों ज़्यादा बाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये इनसे किससे, ए अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ए बी से, ठीक, या फिर बी से, तो क्या होगा, ए सेंटर में आ जाएगा, मतलब ए यहाँ पे बीच में आ जाएगा, इसके बाद ए बी सरफेस इसके ऊपर होगी। एक केस ये है। दूसरा केस ये होता है कि अगर ए ए का इंटरेक्शन कम है ए बी से या फिर बी से, तो क्या होगा, तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इक्वल है या फिर लेस देन है, तो एग्रीगेट विल रिमेन एज रैंडम मिक्स। तो ये एग्रीगेट जो है, ये दोनों ऐसे ही पड़े हुए एक साथ अगर हम इनको रख देंगे तो ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। और अगर ए की इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा है ए बी से और बी से, तो वो क्या होगा, वो दोनों अलग अलग अपना सेग्रीगेट पड़े रहेंगे, दोनों अलग अलग ही होंगे, जुड़ेंगे नहीं। यहाँ पे ये लिखा है कि कंसीडर दैट सेल टाइप्स ए एंड बी हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ एडहेशन। इनके पास डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ एडहेशन है, मतलब सरफेस टेंशन जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जुड़ेगा। तो मान लीजिए अगर ए का ज़्यादा है, तो इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ ए कनेक्शन इज ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ ए बी, अगर ए का मतलब ए की जो सेल्स हैं, अगर वो ए बी मतलब क्या है, वो भी सेल्स ही हैं, अलग तरह के सेल्स हैं। अब ये ए है तो वो बी है। तो अगर एक जो सेल्स हैं उनका कनेक्शन की सरफेस एक्टिविटी कह सकते हैं, सरफेस जो टेंशन है वो ज़्यादा है, तो द सॉर्टिंग ऑफ ए और बी कंसंट्रेशन विल अकर विद द ए सेल्स बिकमिंग सेंटर। तब तो सॉर्टिंग होगी, मतलब दोनों सेल्स अलग होंगे और ए वाली सेल्स वो बीच में आ जाएंगी क्योंकि उनका सरफेस टेंशन ज़्यादा है और बी वाली उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट केस है कि इफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए कनेक्शन इज less than or equal to the strength of AB connection, then the aggregate will remain as a random mix of cells। अगर A की कनेक्शन लेस है, मतलब A का जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ही कम है या इक्वल है AB के कनेक्शन से, तो क्या होगा, तब तो वो दोनों ऐसे ही रैंडम मिक्स पड़ा रहेगा, सॉर्टिंग नहीं होगी, मतलब वो दोनों अलग नहीं होंगे। फिर है कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ ए कनेक्शन इज फार ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ ए बी कनेक्शन, अगर ए का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा है ए बी कनेक्शन से, इसका मतलब ये है कि if A and B cells show essentially no adhesion towards one another, then A and B cells will form separate aggregate। तो वो दोनों अलग ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो वो दोनों अलग सेपरेटेड रहेंगे एग्रीगेट। वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, सब तीनों का रिजल्ट, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि द अर्ली एम्ब्रियो कैन बी व्यूड एज एग्जिस्टिंग इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट until some change in gene actively changes the cell surface molecule। यहाँ पे लिखा है कि जो अर्ली एम्ब्रियो है, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि वो क्या है, इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वही इससे भी वही उसी स्ट्रक्चर में रहेगा जिसमें वो सबसे ज़्यादा थर्मोडाइनमिकली स्टेबल पैटर्न जो उसका होगा। या फिर तो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होने का क्या मतलब है कि या तो वो उसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में हो, या फिर जो सॉरी, या फिर वो अपने एनवायरनमेंट के जिसमें रह रहा है उसमें वो इक्विलिब्रियम में हो। तो जो एम्ब्रियो होता है वो अपने इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट सेलुलर, अच्छा हाँ, यहाँ पे तब तक इक्विलिब्रियम में रहेगा तब तक उसके जीन्स जो है वो अलग अलग सेल सर्फेसिस पे अलग अलग एडहेशंस मॉलिक्यूल बनाने के लिए उसको इंड्यूस नहीं करेंगे तब तक। एज अ रिजल्ट सेलुलर मूवमेंट्स अकर टू रिस्टोर द सेल टू अ न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वो फिर
जैसे जैसे सेल मूव करेंगे, अलग अलग पोजीशन पे जाएंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो एक नया इक्विलिब्रियम अचीव करेगा वो एम्ब्रियो, और उसके हिसाब से वो क्या करेगा, एस्टेब्लिश होगा। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सॉर्टिंग टू occur is that cells type have different strength of their adhesion। ये जो सेल्स की अलग अलग सॉर्टिंग है, मतलब सेल्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना, फिर बाद में रीअरेंज करना, ये सब क्या होगा, सेल आपस में रीअरेंज कैसे करेंगी, अपने बाइंड करेंगी सेल टू सेल, किसकी मदद से, एडहेशंस की मदद से। तो अब हम बात करेंगे सेल एडहेशन के। तो मॉर्फोजेनेसिस में जो सीक्वेंसिंग है, एक ऑर्डर में स्ट्रक्चर बनाने का जो प्रोसेस है मॉर्फोजेनेसिस, उसके लिए हमने एक देखा डिफरेंशियल सेल एफिनिटी, ठीक। दूसरा हमने देखा ये डिफरेंशियल एडहेशन हाइपोथेसिस, जिसमें क्या बात करती है, वो सेल की सरफेस टेंशन की बात करती है, जिसका ज़्यादा वो सेंटर में होगा, जिसकी सरफेस टेंशन कम होगा वो क्या होगा, वो आउटर पे होगा। फिर थर्मोडाइनमिकली जिस स्ट्रक्चर में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, वही स्ट्रक्चर में वो रहेगा। अब तीसरा हम बात करेंगे सेल एडहेशन की। तो देखिए, सेल एडहेशन क्या होता है, तो सेल एडहेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स फॉर्म कॉन्टेक्ट्स विद ईच अदर थ्रू स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। सेल एडहेशन क्या, एडहेशन मतलब अडहेर चिपकना किसी सरफेस से। तो क्या होता है कि सेल एडहेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स क्या करती हैं, आपस में कॉन्टेक्ट बनाती हैं एक दूसरे से, किसकी मदद से, कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, उनकी मदद से। उसमें ये क्या मदद करता है, जो सेल एडहेशन है, इट हेल्प्स द सेल टू ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन। और इसकी वजह से जब सेल आपस में कांटेक्ट करेंगी, मान लीजिए बाइंडिंग करेंगी, तो उनकी मदद से क्या होगा, सेल से टिश्यूज बनेंगी, टिश्यूज से फिर ऑर्गन बनेगा। तो ये पॉइंट है। सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, जिसे हम सीएम कहते हैं शॉर्ट में, बाइंड एनिमल सेल्स टुगेदर। सेल एडहेशन क्या होता है, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स होती हैं, और वही एडहेशन मॉलिक्यूल्स एक सेल को दूसरे सेल से एडहेयर करने में मदद करती हैं। Thus, molecules determine whether some cells can adhere to some other cell or not। तो इसका मतलब ये है कि जो सेल के सरफेस पे सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि एक सेल दूसरे सेल से एडहेयर करेगी या नहीं करेगी। गेन इन सेल एडहेशन रिजल्ट इन एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। जब एक सेल दूसरे सेल से एडहेयर करेगी तो क्या होगा, कई सारी सेल्स इकट्ठा हो जाएंगी, मतलब एक सेल दूसरे सेल से एडहेयर करेगी, फिर तीसरे से एडहेयर करेगी, फिर चौथे से एडहेयर करेगी, तो वो एग्रीगेशन बन जाएगा, मतलब एक तरह ग्रुप बन जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। अगर लॉस होगा, मतलब सेल सेल एडहेशन नहीं होगा, एक सेल दूसरे सेल से नहीं एडहेयर करेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, सेल्स का डिलैमिनेशन हो जाएगा, मतलब स्प्लिटिंग हो जाएगी, वो एग्रीगेट नहीं बन पाएंगे। अब एक सेल दूसरे सेल से जब ऐसे ऐसे बनेगी तभी तो एग्रीगेशन होगा। जब सेल एडहेयर नहीं करेगा तो एग्रीगेशन किस बात का, वो सब सेपरेटेड रहेंगी। द मेजर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स और कैडहेरिन्स। जो कैडहेरिन्स जो है ना, वो मेजर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स है, मतलब सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स सेल की सरफेस में मौजूद कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से बाइंड करने में, कह सकते हैं कॉन्टैक्ट करने में मदद करती हैं, जिसकी वजह से टिश्यू बनेंगे, फिर ऑर्गन बनेगा, फिर इंडिविजुअल बनेगा। जो मेजर सेल एडहेशन होते हैं मॉलिक्यूल होते हैं, कई सारे सेल एडहेशन मॉलिक्यूल हैं, लेकिन जो मेजर है वो कैडहेरिन्स है। तो अब हम कैडहेरिन्स के बारे में पढ़ेंगे। कैडहेरिन्स क्या होते हैं, कैडहेरिन्स होते हैं कैल्शियम डिपेंडेंट एडहेशन मॉलिक्यूल्स। कैड है ना, Ca, ये कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं, कैल्शियम डिपेंडेंट एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं कैडहेरिन्स, ठीक। They are important for stabilizing and maintaining intracellular connections, and they are involved in the spatial segregation of cell types and to reorganization of animal form। जो adherins है वो क्या है, इंटरसेलुलर कनेक्शन स्टैब्लिश करने में, मतलब एक सेल है, एक सेल यहाँ है, तो जो इंटरसेलुलर दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन है उनको स्टैब्लिश करने में कैडहेरिन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है कि कैडहेरिन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कैडहेरिन्स और ट्रांस मेम्ब्रेन, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब ये सेल की मेम्ब्रेन है, तो ये कहीं ऐसे बीच में पाए जाते हैं, ठीक, ये मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर कैडहेरिन्स और एडजेसेंट सेल। जो किसी एक सेल की कैडहेरिन दूसरे सेल के कैडहेरिन्स मौजूद हैं उससे इंटरेक्ट करता है। द कैडहेरिन्स आर एंकर्ड इनसाइड द सेल बाय ए कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैटेनिन। और इन कैडहेरिन्स को, ये भी प्रोटीन है, प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इनको एंकर कौन करता है कि किस सेल से एडहेयर करना है, तो इनकी जो सेल के अंदर कैटेनिन प्रोटीन होती है वो इनको गाइड करती है।
कैटेनिन्स बाइंड कैटेनिन्स विद द एक्टिन फिलामेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। जो कैटेनिन होती है वो बाइंड करती है किसको, कैडहेरियंस को, साइटोस्केलेटन के एक्टिन फिलामेंट को। नेक्स्ट फंक्शन क्या है कैडहेरियन का, तो दियर एक्सटर्नल डोमेन्स अडहेयर टू सेल टुगेदर। जो इसके मतलब एक एक्सटर्नल डोमेन्स ऐसे कैडहेरियंस मौजूद हैं तो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। दूसरा क्या कैडहेरियन का काम है, तो कैडहेरियन लिंक टू एंड हेल्प assemble the actin cytoskeleton। जो एक्टिन साइटोस्केलेटन को असेंबल करने का काम कैडहेरियन करता है। और कैडहेरियन कैन सर्व एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट चेंज अ सेल्स जीन एक्सप्रेशन। कैडहेरियन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है जो एक सेल के जीन एक्सप्रेशन को अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब टाइप्स ऑफ कैडहेरियंस कौन कौन से हैं, देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, ये सेल सेल इंटरेक्शन सेल बायोलॉजी में डीप में होता है। ये यहाँ पे हम जब डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम जो उसमें यूज़ होने वाली है उसी को पढ़ेंगे, ठीक। तो इतना डीप में यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ कैडहेरियन, इन केस ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो सेवरल कैडहेरियन टाइप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में कई तरह के कैडहेरियन पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला है ई कैडहेरियन। In cadherin is expressed on all early mammalian embryonic cells even at the zygote stage। ई कैडहेरिन जो होता है ना वो मैमेलियंस के एम्ब्रियोनिक सेल्स में मौजूद होता है, जाइगोट पर भी ई कैडहेरिन मौजूद होता है। लेकिन बाद में जब डेवलपमेंट होता जाता है तो ये सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज और में ही रह जाता है और एम्ब्रियो में रह जाता है। एम्ब्रियो के एपिथेलियल टिश्यूज में और एडल्ट के भी एपिथेलियल टिश्यूज में ही ई कैडहेरिन मौजूद होता है। शुरुआत में एम्ब्रियो में मौजूद होता है, जाइगोट में भी मौजूद होता है ई कैडहेरिन, लेकिन बाद में सिर्फ एडल्ट में एपिथेलियल टिश्यूज में मौजूद होता है। दूसरा जो टाइप का है वो पी कैडहेरिन है। पी कैडहेरिन इज फाउंड मेजरली ऑन द प्लासेंटा। पी प्लासेंटा, ठीक। तो ये प्लासेंटा में पाया जाता है और किसके हेल्प करता है, प्लासेंटा के सेल्स मतलब पाया जाता है। और ये हेल्प द प्लासेंटा स्टिक टू द यूटेरस। और ये प्लासेंटा को यूटेरस से जुड़े रहने में मदद करता है ताकि न्यूट्रिशन अच्छे से जा सके। फिर नेक्स्ट होता है एनकैडरीन। एनकैडरीन इज एक्सप्रेस्ड ऑन द सेल्स ऑफ द डेवलपिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एनकैडरीन जो डेवलपिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं उनके ऊपर मौजूद होता है और इट प्ले मेजर रोल इन मीडिएटिंग न्यूरल सिग्नल्स। और ये न्यूरल सिग्नल्स को पानी में स्टोर करने में और सेंड करने में मदद करता है एनकैडरीन। नेक्स्ट है आर्कैडरीन इज क्रिटिकल इन रेटिना फॉर्मेशन। आर्कैडरीन रेटिना फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये कुछ तरह के कैडहेरियंस है। नेक्स्ट प्रोटोकैडहेरियंस भी एक क्लास है कैडहेरियंस का, लेकिन उसमें क्या करता है ना वो साइटोस्केलेटन से नहीं बाइंड करता है, ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ कैडहेरियन इंटरेक्शन टॉपिक की कैडहेरियन इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ क्या है। तो इसको दो तरह से मापा जाता है, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली मतलब जिस सेल के सरफेस पे ज़्यादा कैडहेरियंस मौजूद होंगे वो उतना ही टाइटली बाइंड होगा दूसरे सेल से, ठीक। और क्वालिटेटिवली मतलब कुछ सेल्स होंगे जो सेम टाइप की कैडहेरियन मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे, मतलब अगर पी कैडहेरियन वाला है तो पी कैडहेरियन से ही बाइंड करेगा, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो डिफरेंट कैडहेरियन मॉलिक्यूल से भी बाइंड करेंगे। कोई पी वाला है तो ई कैडहेरियन से भी बाइंड कर सकता है। तो ये स्ट्रेंथ इस तरीके से मापा जाता है। कुछ और है अदर कैल्शियम इंडिपेंडेंट सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स है, जैसे कैडहेरियन क्या है, एक कैल्शियम डिपेंडेंट सेल एडिशन मॉलिक्यूल है। लेकिन कुछ कैल्शियम इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो उसमें इंटीग्रिन है और है हमारा इम्यूनोग्लोबिन सेल एडिशन मॉलिक्यूल। तो इंटीग्रिन क्या होते हैं, ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं दैट फैसिलिटेट सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एडिशन। और इम्यूनोग्लोबिन सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, ठीक। एंटीबायोटिक होते हैं, सॉरी एंटीबॉडीज होती हैं और ये एडेशन मॉलिक्यूल की तरह काम करती है। एग्जाम्पल के लिए है वैस्कुलर सी है और न्यूरल सेल एडेशन मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम डिपेंडेंट सीएम की बात करें तो सेलेक्टिन, ठीक। सेलेक्टिन है जो सिंगल चेन है ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है ये, ठीक। तो ये हो गया। और एक और है कि होमोफिलिक एंड हेट्रोफिलिक क्या होते हैं
सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स, तो होमो मतलब सेम और हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो होमोफिलिक एडहेशन मॉलिक्यूल्स बाइंड टू सिमिलर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। होमोफिलिक ऐसे होते हैं जो सिमिलर, पी वाला है तो पी वाले से ही बाइंड करेगा, तो ऐसे को हम कहते हैं होमोफिलिक। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया है पी कैडरिन प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ ट्रोफोप्लास्ट बाइंड विद द पी एडरिन ऑफ यूटेराइन वॉल सेल। ठीक, और हेट्रोफिलिक जो डिफरेंट से बाइंड करेगा, तो हेट्रोफिलिक एडहेशन मॉलिक्यूल्स बाइंड टू अ मॉलिक्यूल ऑन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। एग्जांपल के लिए दिया गया है इंटीग्रिन प्रोटीन जो ट्रोफोप्लास्ट का होता है वो कोलाजन से बाइंड करता है यूटेरिन वॉल के। ठीक, तो ये हुआ टॉपिक आज का।